सुबह सुबह 10 साल का राजन घर के अंदर बॉल से खेल रहा था। तभी अचानक उसकी बॉल पास पड़ी एक अलार्म घड़ी से जा टकराती है और घड़ी नीचे गिरकर टूट जाती है। रमा अपने कमरे में ही थी। अरे क्या तोड़ दिया कमबख्त! अरे ये क्या किया बेटे? मम्मी गलती से हो गया। तभी रमा गुस्से में अपने कमरे से बाहर आती है और राजन के कान पकड़कर खींच लेती है। ये क्या किया नालायक! दर्द हो रहा है दादी। होने दे तो, अब क्या तेरे नाना ला कर देंगे मुझे ये अलार्म घड़ी? दादी माँ गलती से हो गया, माफ कर दो ना। एक तो तेरी माँ वैसे ही कोई सामान नहीं लाई, मुंह उठाकर इस घर में ब्याह करके आ गई, ऊपर से तू सामान तोड़े जा रहा है। माँ जी ऐसे मत कहिए, ये तो छोटा बच्चा है, इसे तो। ज्यादा जुबान मत लड़ा, तेरा बेटा भी तेरी ही तरह नालायक है। तभी सीमा का ससुर किशन वहाँ पर आ जाता है, जो कि अंधा था। अरे भाई क्या हुआ, बच्चे को इतना क्यों डांट रही हो? देखिए ना, अलार्म घड़ी तोड़ दी इसने। तो क्या हो गया, अब घर में बच्चे होते हैं तो सामान तो टूटते ही हैं। आप ज्यादा पक्ष मत लीजिए अपने पोते का। वो तुम्हारा भी तो पोता है रमा। इसका बाप सौरभ मेरा सौतेला बेटा है, तो इस हिसाब से राजन मेरा सौतेला पोता है। ये तुम कैसी नीचे दर्जे की बातें करती हो? माँ जी बच्चे के सामने ये सब मत कहिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, तेरे पति से कह देना मुझे आज ही एक अलार्म घड़ी ला कर दे। माँ जी ये कहाँ से ला कर देंगे, इनकी तो अभी तनख्वाह भी नहीं आई है। तभी सीमा की देवरानी शीला और देवर शंकर भी वहाँ आ जाते हैं। शंकर दिन भर घर में ही रहता था और शाम को या रात को काम करने जाया करता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो क्या काम करता है। ये भाभी तो हर वक्त अपनी गरीबी के रोने रोती रहती है। ये सब नाटक है, ये अपने पैसे छुपा कर रखती हैं, सब है इनके पास। हाँ तो मैं भी जानती हूँ। माँ जी आपने इसे सिर चढ़ा रखा है, देखो तो झाड़ू भी कैसा लगाया है, आज सारे घर में कचरा पड़ा है। किशन रोते हुए वहाँ से वापस अपने कमरे में चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इस घर में रहना है तो सब काम अच्छे से करने पड़ेंगे, वरना धक्के मार कर निकाल दूंगी तुम तीनों को। नहीं नहीं ऐसा मत कहिए माँ जी, हम कहाँ जाएंगे, मैं अभी सब फिर से झाड़ू लगा देती हूँ। और आगे से तेरे बेटे ने कुछ तोड़ा तो हिसाब लगा लेना अपना। जल्दी मुझे चाय देकर जाओ, सिर में दर्द हो रहा है। अभी देकर जाती हूँ। शीला तू आराम कर ले, उठने की क्या जरूरत थी? हाँ माँ जी ये भाभी की वजह से मुझे उठकर आना पड़ा। असल में शीला पैसे वाले घर से आई थी और उसका पति यानी रमा का असली बेटा शंकर अच्छी कमाई करता था, इसलिए रमा उसके साथ व्यवहार अच्छा रखती थी। रमा तुम सीमा बहू के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करती हो? आप तो चुप ही रहिए, आप तो अंधे हैं, आपको कुछ दिखाई तो देता नहीं कि वो घर में क्या क्या नुकसान कर रही है। मुझे दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ, सुनाई तो देता है ना। एक तो वैसे ही पैसों की तंगी है, ऊपर से दोनों माँ बेटे नुकसान करते हैं, उसका पति कुछ कमाता भी नहीं है। चाहे कितना भी कमाता है, उसमें से आधी कमाई तो तुम्हें ही देता है ना। तो एहसान कर रहा है क्या? इस घर में भी तो रह रहा है ना, अब इतना तो देना ही पड़ेगा, रहना है तो। वाह, अपने बेटे से हिस्सा मांग रही हो। कह दिया ना, वो मेरा बेटा नहीं है तो नहीं है, शंकर और मानव ही मेरे बेटे हैं। तो फिर अपने दोनों बेटों से भी कमाई का आधा हिस्सा लो तुम। शंकर तो मुझे बिना मांगे ही बहुत पैसे देता है, कम से कम कमा तो अच्छा रहा है ना, बुढ़ापे में मेरे असली बेटे ही काम आएंगे। कोई बात नहीं, ये भी देख लेंगे। हाँ देख लेना, अभी मानव तो शहर में पढ़ रहा है, कुछ टाइम बाद वो भी आ जाएगा, फिर आप बैठे रहना अपने बेटे बहू सौरभ और सीमा के साथ। तुम कभी नहीं समझोगी रमा रिश्तों को। समझने की मुझे नहीं, आपको जरूरत है, देखना एक दिन आप रोएंगे, पछताएंगे। मैं तो अभी भी रो रहा हूँ, पछता रहा हूँ घर के हालात देखकर। तो मैं क्या? तो दोपहर के वक्त दरवाजे की घंटी बजती है। रमा जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने उसकी बहन शमा खड़ी थी। शमा तू आजा आजा। मैंने सोचा काफी टाइम हो गया तुझसे मिल लूं। हाँ बहुत ही अच्छा किया। तो रमा और शमा बैठ जाते हैं। वहीं सीमा अपने खाने के लिए थाली में खाना डालकर कमरे की तरफ जाने वाली थी। बड़ी भूख लग रही है, अभी खाना मंगवाती हूँ, कह कर आती हूँ। रमा जल्दी से सीमा के कमरे में जाती है और देखती है कि सीमा थाली लेकर अभी बैठी ही थी कि तभी रमा आकर उसकी थाली उठा लेती है। तू क्या करेगी खाकर, सारा दिन खाती रहती है। माँ जी मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। तो क्या मुझ पर एहसान किया है? तू बाद में खा लेना, और नहीं भी खाएगी तो मर नहीं जाएगी, ये मेरी बहन खाएगी।
और रमा थाली लेकर वहाँ से चली जाती है और जाकर अपनी बहन शमा को वही थाली परोस देती है। तो ये देखकर सीमा को रोना आ जाता है। खाना तो बहुत स्वादिष्ट है बहना। अरे मैंने ही बनाया है, ये सीमा तो निकम्मी है एक नंबर की। सौतेले बेटे की पत्नी है, तेरा क्यों करेगी, निकाल दे इनको घर से। बस फ्री की नौकरानी मिली हुई है मुझे तो। तू तो कह रही है कि निकम्मी है। अब ऐसे तो करती ही है सारा काम, पर दिल से नहीं करती। चल पेट भर गया, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, जल्दी आना फिर से। तो शमा वापस चली जाती है। कुछ देर बाद सीमा उठकर रसोई में जाती है तो देखती है कि रमा एक और प्लेट में रोटी सब्जी डाल रही थी। ऐसे घूर घूर कर क्या देख रही है, नजर लगाएगी क्या? नहीं माँ जी, मैं तो अपने लिए रोटी लेने आई थी। अभी तो सारी सब्जी मैंने इसमें डाल ली है, अब ऐसे कर तू रात को खा लेना। लेकिन माँ जी। क्या लेकिन वेकिन, मुझे फिर से भूख लग गई है, अब खाऊं भी ना क्या मैं? बेचारी सीमा की किस्मत में दुख ही दुख थे, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं कहती थी। उसके रोज के दिन ऐसे ही बेइज्जती और ताने सुनने में निकलते थे। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि रमा अपने सौतेले बेटे सौरभ और उसकी पत्नी सीमा को पसंद नहीं करती थी, जबकि वो अपने बेटे शंकर और उसकी पत्नी शीला का साथ देती थी, क्योंकि शीला अमीर घर से थी। रमा का पति किशन अंधा था और घर के हालात से काफी परेशान था। रमा और शीला के व्यवहार से सीमा काफी दुखी रहती थी। अब आगे सौरभ ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। सुनिए, कल राजन से माँ जी की अलार्म घड़ी टूट गई थी, उन्होंने बोला है नई ला कर दो। अच्छा कोई बात नहीं, मेरी सैलरी आ जाए मैं ले आऊंगा। क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या करूं सीमा, तुम तो जानती हो 15,000 की नौकरी में क्या क्या करूं। घर में भी पैसे देने होते हैं, बेटे को भी पढ़ाना है। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। सौरभ घर से बाहर निकलने ही लगता है कि तभी हॉल में बैठी रमा जोर से चिल्लाती है, मैं पहले ही कह देती हूँ मेरी घड़ी आ जानी चाहिए। मम्मी मैं ले आऊंगा। ले आऊंगा नहीं, ले आना। जब देखो घर में सामान तोड़ते रहते हो, एक तो वैसे ही पैसों की तंगी है। सौरभ बिना कुछ कहे दुखी होकर बाहर निकल जाता है। कुछ दिनों में मेरे बेटे मानव की भी नौकरी लग जाएगी, फिर तो कुछ पैसे भी आएंगे। तुम हर वक्त पैसा पैसा करती रहती हो, लेकिन मरने के बाद का पैसा साथ लेकर जाओगी। अरे शुभ शुभ बोलिए, मुझे मारने पर क्यों तुले रहते हो? आपका बस चले तो मुझे अभी जहर दे दो। मेरा बस चले तो मैं तो न जाने क्या क्या कर दूं। यही तो दिक्कत है कि चलता नहीं है मेरा बस। अच्छा ही हुआ फिर तो जो भगवान ने आपको अंधा कर दिया। तुम मेरे अंधेपन का मजाक उड़ा रही हो। मजाक नहीं उड़ा रही, लेकिन आप इसी लायक होंगे तभी तो भगवान ने आपको अंधा किया है। भगवान से तो डरो। भगवान से तो शैतान डरते हैं। तुम क्या किसी शैतान से कम हो? क्या मतलब आपका? और मुझे भगवान ने नहीं अंधा किया, मैं तुम लोगों की वजह से अंधा हो गया। अब ज्यादा बहस मत करो मेरे साथ। वाह क्या जमाना है। ए सीमा, जरा चाय तो ला। कुछ ही देर में सीमा चाय लेकर रमा के पास आती है। माँ जी, मानव कब आ रहा है? तुझे उससे क्या लेना देना है? पैसे मांगने हैं ना? नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। ज्यादा भोली मत बन, तू और तेरा पति मिलकर अब मेरे छोटे बेटे को भी लूटना चाहते हो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो रमा? आप तो चुप ही रहिए, मैं सब जानती हूँ। माँ जी, मैं भला मानव से पैसे क्यों लूंगी? तुझे तेरे माँ बाप ने यही सिखाकर तो भेजा था कि जहाँ जाए उनको लूट लेना, तभी हमारा घर खा गई, हमें गरीब कर दिया, अब जा। सीमा रोती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में शीला हाथ में 2,000 रुपए लिए घर से बाहर निकलती है। उसके हाथ में पैसे देखकर रमा की आंखें चौंक जाती हैं। अरे बेटी शीला, इतने पैसे लेकर कहाँ जा रही है? आप मुझे जाने से क्यों टोक रही हैं? मैं कहीं भी जाऊं? नहीं नहीं बेटा, मैं तो पूछ रही हूँ बस। मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ, अब मुझे टोकना मत। अच्छा अच्छा, नहीं टोकती। सीमा भी दूर से ये सब देख रही थी। मेरी किस्मत कितनी बुरी है, माँ जी शीला के साथ कितना अच्छा बर्ताव करती हैं और मेरे साथ इतना बुरा। आज मानसी नहीं दिखाई दे रही। अरे आज वो अपनी फ्रेंड रैना की शादी में गई है। तुझे ये सब कहाँ से पता लगता है भाई? तुझे तो पता ही है, मुझे लड़कियों की सब बातें पता होती है। अच्छा चल फिर बता, शादी कहाँ पर है? शहनाई पैलेस में। तो चलो फिर वहाँ जाकर धावा बोलेंगे। आज तो मानसी को मना कर ही रहूंगा। तू रहने दे, तुझसे कुछ नहीं होता। अरे तू देख लेना आज। तो शाम के वक्त मानव और पीयूष शहनाई पैलेस में पहुंच जाते हैं। मानव मानसी को पसंद करता था, लेकिन मानसी के मन में क्या था ये कोई नहीं जानता था। मानव मानसी के पास जाता है। मानसी अब मान भी जाओ ना, पिछले 3 सालों से तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। पागल हो, ऐसे मनाते हैं लड़की को? तो तुम बताओ कैसे मनाओ, मैं तो वही कर लूंगा। अच्छा, इस पैलेस में कम से कम 400 लोग होंगे। हाँ तो ऐसा करो, स्टेज पर जाकर मेरा नाम लो और मुझे प्रपोज करो। पक्का? फिर तुम हाँ कर दोगी ना?
हाँ हाँ बिल्कुल कर दूंगी। मुकरना मत मानसी। अरे मैं इस मानव को अच्छे से जानती हूँ, कुछ नहीं कर सकता। वहाँ जाते ही इसके पैर कांपने लग जाएंगे। चलो फिर देख लेते हैं। तो मानव स्टेज की तरफ जाने लगता है और माइक उठा लेता है और वही हुआ जो मानसी ने सोचा था। मानव के पैर कांपने लग जाते हैं। देखा ना पीयूष, मैंने कहा था ना, वापस आ जाओ मानव, तुमसे कुछ भी नहीं होना। लेकिन मानव खुद को शांत करता है और हिम्मत करके बोलता है, मानसी आई लव यू। आज इन सैकड़ों लोगों के सामने मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मानसी ये सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि मानव ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा। बोलो ना मानसी, करोगी ना शादी? तभी मानसी उसे दूर से गर्दन हिलाकर हाँ का इशारा करती है। तो ये थी मानव की लव स्टोरी। लेकिन मानव के घर में इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। कुछ दिन बाद, मानव तुम्हें पता है ना, मेरे माँ बाप नहीं है। मेरे मामा ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है और वो चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें क्या प्रॉब्लम? अब तो मेरी नौकरी भी लगने वाली है। पर मैंने तो उन्हें कुछ भी नहीं बताया है। तो मैंने भी तो मेरे घर पर कुछ भी नहीं बताया है। तो तुम आज शाम मेरे घर आना और मामा से बात करना। जरूर, ठीक है। और मैं मेरे घर पर भी मम्मी पापा से बात करूंगा। लेकिन वो नहीं मानेंगे क्योंकि मैं अनाथ हूँ। तुम कैसी बातें करती हो? आज के जमाने में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो आज घर पर मिलते हैं। तो उसी शाम मानव मानसी के घर जाता है और उसके मामा से शादी की बात करता है और उसके मामा तैयार हो जाते हैं। देखा मानसी, कितने अच्छे हैं मामा जी। मैंने कहा था ना, ये मान जाएंगे। हाँ बेटा, लेकिन तुम्हें तुम्हारे घर पर भी बात करनी चाहिए। तुम सब बात करके मुझे बताना। ठीक है मामा जी, अब मैं चलता हूँ। तो मानव घर आकर अपनी माँ को फोन लगाता है। बेटा कैसा है तू, कब आ रहा है? बस मम्मी 10 या 15 दिन में आ जाऊंगा और मुझे आपसे एक जरूरी बात भी करनी है। हाँ हाँ बता, और अब नौकरी पे लग जा, ज्यादा सैलरी वाली। हाँ, नौकरी लगने वाली है मेरी। अब सुनो। बस ठीक है, मैंने तो एक बहुत पैसे वाले घर की लड़की देखी हुई है तेरे लिए। लेकिन मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। ये तू क्या बकबक कर रहा है? पता नहीं कैसी है, कौन है? बहुत अच्छी है माँ। ये सब छोड़, पैसे वाली है या नहीं? आप कैसी बातें करती रहती हो? मुझे वो पसंद है, बस बात खत्म। मैं तुझे पहले ही कह रही हूँ, मैं पहले उसका घर देखूंगी। माँ मैं कह रहा हूँ ना, मुझे उसी से शादी करनी है। नहीं नहीं, शादी वादी की तो सोचना भी मत। तो मतलब आप मेरी शादी नहीं करवाएंगे उससे? अरे मैं उससे मिलकर बताऊंगी करवाऊंगी या नहीं। ठीक है, मैं रखता हूँ। तो गुस्से में मानव भी फोन रख देता है। 3 दिन बाद दरवाजे की घंटी बजती है। अरे सुबह सुबह कौन मुंह उठाकर आ गया? जा तो सीमा, दरवाजा खोल। खोलती हूँ माँ जी। तो सीमा जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर मानव मानसी के साथ खड़ा होता है और मानसी की मांग में सिंदूर भरा हुआ था। रमा उनको देखकर गुस्से से भर जाती है। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि रमा का छोटा बेटा मानव कॉलेज में पढ़ने वाली मानसी को पसंद करता था और उसी से शादी भी करना चाहता था। लेकिन जब मानव ने अपनी माँ रमा को ये बात बताई तो रमा ने कहा कि वो उससे पहले उसकी अमीरी देखेगी, तभी शादी करेगी, वरना नहीं। 3 दिन बाद ही मानव शादी करके मानसी के साथ दहलीज पर पहुंचता है। अब आगे रमा ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। तेरी इतनी हिम्मत मानव, मैंने तुझे कहा था ना पहले मैं लड़की के घर जाऊंगी। हाँ माँ, आप तो मान ही नहीं रही थी, तो फिर मुझे तो शादी करनी ही थी ना। अच्छा ये बात है, तो फिर अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, निकल जा यहाँ से। नहीं नहीं माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? देखिए ना कितनी प्यारी है मानव की पत्नी। तो क्या मैं अचार डाल लूं? तू चुप रह नालायक। शोर सुनकर शीला, शंकर और किशन भी वहाँ आ जाते हैं। अरे वाह, मेरे बेटे ने शादी कर ली, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। हाँ पापा जी। हे भगवान, लड़की भगा कर ले आया। नहीं भाभी, भगाकर नहीं लाया हूँ, अच्छे से शादी करके लाया हूँ। अच्छा, खाली हाथ ही आ गई है तो? नहीं नहीं जेठ जी, खाली हाथ नहीं आई हूँ। अच्छा अच्छा, बताओ फिर क्या लाई है, हम भी तो देखें। पहले हमें अंदर तो आने दो, मैं सारी बात बताता हूँ। रमा को लगता है शायद मानसी बहुत सारा सामान लाई है, इसलिए वो उन्हें अंदर आने देती है। तो मानसी सबके पैर छूती है। खुश रहो बेटा। बाद में आशीर्वाद दूंगी, पहले बता क्या लाई है। मानसी काफी होशियार थी और वो एक ही बार में समझ गई कि इस घर का कौन सा इंसान कैसे स्वभाव का है। सीमा भाभी, आप मानसी को मेरे कमरे में ले जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ माँ से बात करके। ठीक है मानव। तो किशन, रमा और मानव दूसरे कमरे में चले जाते हैं। मानव अब बता मुझे ये लड़की क्या लाई है। अरे मम्मी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही अमीर घर से है। इसके माँ बाप बहुत पैसे वाले हैं, शहर में बहुत बड़ा घर है इसके नाम पर।
अच्छा सच में? वाह, वो तेरे नाम करवा लेना। हाँ माँ, तभी तो मैंने शादी कर ली इससे। यही तो तुम्हें चाहिए था ना। बहुत अच्छा किया। चल मैं जरा बहू से मिलकर आती हूँ। तो रमा वहाँ से मानसी के पास चली जाती है और किशन हंसने लगता है। क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है तू झूठ बोल रहा है। हाँ पापा, आपको तो पता ही है, मम्मी को तो बस पैसा पैसा ही दिखता है। अच्छा चल, मुझे तो सच बता दे, मैं तो देख भी नहीं सकता, पर ये जरूर पता लगा कि लड़की बहुत अच्छी है। हाँ पापा, असल में उसके माँ बाप नहीं है, उसके मामा ने ही उसकी शादी की है और कुछ गहने दिए हैं बस। कोई बात नहीं बेटा, तेरी माँ का लालच तो कभी खत्म नहीं होगा। उसे इसी भ्रम में जीने दे कि मानसी बहुत अमीर है। ठीक है पापा। तो 3-4 दिन बाद मानव वापस शहर चला जाता है, लेकिन मानसी वहीं रहती है और वो घर के हालात भी देख रही थी। मानसी, तेरा मन तो लग गया है ना यहाँ? हाँ भाभी। अच्छा मुझे एक बात बताइए। हाँ पूछो। मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ घर में सफाई और रसोई का सारा काम आप ही करती हैं। शीला भाभी और माँ जी तो कुछ भी नहीं करती। तो क्या हो गया मानसी, मैं तो अपनी मर्जी से करती हूँ। आप झूठ बोल रही हैं। तभी सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बस हम गरीब हैं, मेरे पति ज्यादा कमाते नहीं हैं, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ता है। ये क्या बात हुई भाभी? और मेरे पति माँ जी के सौतेले बेटे भी हैं, तो वो हमें पसंद नहीं करती। और ये शीला भाभी तो सारा दिन फैशन में लगी रहती है, एक दिन का भी नहीं उठाती। वो काफी अमीर घर से है और उसे काम करना भी नहीं आता। अच्छा ये बात है, काम करना तो मैं सिखा दूंगी उन्हें, आप चिंता मत कीजिए। नहीं नहीं मानसी, ऐसे मत बोल। अब मैं आ गई हूँ, यहाँ पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। तो एक दिन सुबह सुबह शीला अपने कमरे में अंगड़ाइयाँ ले रही थी। सीमा भाभी जल्दी चाय लाइए मेरे लिए। सीमा और मानसी रसोई में थी। भाभी आज आप उन्हें चाय देकर नहीं आएंगी? लेकिन तभी मानसी शीला के कमरे में जाती है। अरे मानसी, सीमा भाभी बहरी हो गई है क्या? कब से चाय मंगा रही हूँ। क्यों, आपके हाथों में मेहंदी लगी है क्या? क्या मतलब, अब मैं चाय बनाऊंगी क्या? हाँ, क्यों, खुद के लिए चाय भी नहीं बनती आपसे? इतना निकम्मापन अच्छा नहीं होता भाभी, खड़ी होकर खुद बना लीजिए। तेरी इतनी हिम्मत? अभी आपने मेरी हिम्मत देखी ही कहाँ है। और हाँ, सफाई भी खुद कर लीजिएगा अपने कमरे की। तो रुक, अभी माँ जी से तेरी शिकायत करती हूँ। तो कर दीजिए जय। शीला गुस्से में रमा के पास जाती है और सारी बात बताती है। अरे ओ मानसी, यहाँ तो आ। हाँ माँ जी बताइए। ये सब शीला क्या कह रही है? तो मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, ये अपना काम खुद भी तो कर सकती है। सारा दिन सीमा भाभी काम करती रहती हैं। तो तुझे उस पे क्या दर्द आ रहा है? वो चाहे कुछ भी करे। क्यों, वो कोई मशीन है क्या? इनके हाथ पैर टूटे हुए हैं, ये कुछ नहीं कर सकती क्या? देखा माँ जी, मुझे कैसे बोल रही है ये। मानसी बेटा, बहुत ही बढ़िया किया तूने। हाँ हाँ, और साथ दीजिए, सिर पर चढ़ा रखा है इसे। अब ये सब नहीं चलेगा माँ जी, इस घर में सब मिलकर ही काम करेंगे। अब तू इस घर को चलाएगी? हाँ, जरूरत पड़ी तो चलाना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो कभी ढंग से चलाया ही नहीं। कैंची की तरह जुबान चलती है तेरी। तो फिर मुझसे बच के ही रहिएगा, कहीं आपको ना काट दूं। अब मिला है ना शेर को सवा शेर। और मानसी हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। अब शीला और रमा ने भी हुक्म चलाना कम कर दिया था, क्योंकि वो जब भी कुछ कहते तो हमेशा मानसी बीच में आ जाती थी। मानसी, ये तूने क्या किया? तुझे डर नहीं लगता? भाभी, अपने हक के लिए बोलने में डर कैसा? आप इतने साल पता नहीं कैसे रह ली। बस रह ली, रहना पड़ा। आप चिंता मत कीजिए, अब तो मैं हूँ ना, मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। तभी एक दिन मानसी अपने ससुर किशन के साथ बातें कर रही थी। देखो तो कैसे ससुर के साथ बातें करी जा रही है। तो क्या हुआ माँ जी, ये मेरे पापा जैसे हैं। अब मेरे पापा तो इस दुनिया में है ही नहीं। क्या मतलब? मैं अनाथ हूँ माँ जी। क्या? तो इसका मतलब मानव ने मुझसे झूठ बोला था? तुम इतनी लालची हो ना रमा, तो तुमसे झूठ तो बहुत बोलने पड़ते हैं। मेरे बेटे को भी अपने जैसा बना दिया है इस मानसी ने, छीन लिया है मेरा बेटा। आपने कभी किसी को अपनाया ही नहीं, आपको तो बस पैसा चाहिए माँ जी। चलो रमा, बीच में तंग मत करो, हमें बात करने दो। करो करो चुगलिया जी भर के। तो रमा मुंह टेढ़ा करके वहाँ से चली जाती है। पापा जी, वो सीमा भाभी बता रही थी कि आप शुरू से ऐसे नहीं थे, तो ऐसा क्या हुआ था? बस बेटा, मेरी किस्मत ठीक नहीं थी तो मैं अंधा हो गया। मुझे बताइए ना पापा, सीमा भाभी ने भी कुछ नहीं बताया। वो कैसे बताएगी, उसे भी कुछ नहीं पता। अच्छा। हाँ बेटे, मैं मेरी पत्नी और बेटे के कारण अंधा हो गया। ये क्या कह रहे हैं पापा जी? हाँ बेटे। तभी किशन को अपनी आप बीती याद करके रोना आ जाता है। चुप हो जाइए पापा जी। मैं बताता हूँ बेटी, क्या हुआ था, मैं कैसे अंधा हुआ। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि मानव रमा से झूठ बोल देता है कि मानसी के माँ बाप काफी अमीर हैं। रमा लालच में आकर मानसी से अच्छे से बात करती है। कुछ ही दिनों में मानसी के डर से रमा और शीला को भी अब काम करना पड़ रहा था और वो अब सीमा पर कम हुक्म चलाती थी।
वहीं रमा को पता लग जाता है कि मानसी के माँ बाप नहीं हैं। मानसी बार बार किशन के अंधे होने की वजह पूछती है। अब आगे। बेटा असल में आज से 5 साल पहले की बात है। उस दिन मेरी आंखों का ऑपरेशन होना था। आज हम कहीं नहीं जा सकते। क्यों रमा, क्या हुआ? आज तो मेरा ऑपरेशन है। हाँ तो ऑपरेशन बाद में भी हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि आज नहीं करवाया तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। डॉक्टर तो बकवास करते हैं, कुछ नहीं होगा। पापा आज शीला और उसके मम्मी पापा घर आ रहे हैं, आज आप कहीं मत जाइए। लेकिन बेटा तुम उन्हें ये कह दो कि वो 1-2 दिन बाद आ जाएंगे। नहीं पापा। आप चुप कीजिए, अगर आज ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो आप अंधे नहीं हो जाएंगे। ठीक है, मैं आज नहीं जाऊंगा। तो बस बेटा उस दिन मेरी आंखों में इतनी दिक्कत हो गई कि रोशनी चली गई। ये तो बहुत ही बुरा हुआ पापा जी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरी पत्नी और बेटे की वजह से मैं अंधा हो गया। तभी वहाँ पर रमा आ जाती है, जो पहले से ही उनकी बातें सुन रही थी। हाँ, हमने ही अंधा किया है आपको तो। अब क्या करूँ बताओ, अपनी भी आंखें फोड़ दूं? हाँ फोड़ दो, इतनी हिम्मत है क्या तुम में? मैं क्यों फोड़ूं अपनी आंखें? आपके साथ अंधे होकर बैठ जाऊं क्या? और रमा वहाँ से चली जाती है। शाम के वक्त रमा बेड पर लेटी हुई थी और दर्द से कराह रही थी। तभी वहाँ पर मानसी और सीमा आती हैं। माँ जी क्या हुआ? तुझसे तो मैंने बात ही नहीं करनी, जा तू यहाँ से। माँ जी आपके दर्द हो रहा है, मुझे बताइए, मैं डॉक्टर को बुला देती हूँ। कहा ना जा यहाँ से, तेरे बुलाए हुए डॉक्टर की जरूरत नहीं है मुझे। आज तो मुझे भी लग रहा है कि माँ सच में बीमार हो गई हैं। माँ जी मुझे बताइए। जरा एक गिलास दूध बना कर ला दे, थोड़ी दवाई लेनी है। पहले इस मानसी से परमिशन ले ले काम करने की। नहीं नहीं माँ जी, मानसी भला क्यों रोकेगी। और जरा शीला और शंकर को भेज, उनसे भी बात करनी है मैंने। तो मानसी और सीमा वहाँ से चली जाती हैं। पता नहीं माँ जी को अचानक क्या हो गया है और मुझसे बात तक भी नहीं कर रही हैं। हाँ आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तुझसे भी नाराज हैं। चलो मैं शीला भाभी और शंकर भैया को कहती हूँ कि माँ जी बुला रही हैं। तो मानसी उन दोनों को कहकर आ जाती है। अब ये माँ जी को हमारी याद क्यों आ रही है? पता नहीं, फिर से पैसे लेने होंगे लगता है। बड़ी ही लालचन है तुम्हारी माँ सच में। अब क्या करूं, चलो देखते हैं क्या कहती हैं। तो शीला और शंकर रमा के पास आते हैं। आ गए बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगी। हाँ माँ जी ऐसा कुछ नहीं हुआ है आपको। बहुत बढ़िया बेटा, लगता है वक्त आ गया है। कैसा वक्त? बाद में बताऊंगा। बेटा मैं कह रही थी जरा डॉक्टर को बुला दो या मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। अरे माँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है आपको। हाँ ठीक तो है आप, चलो मैं चलती हूँ, मुझे जरा पार्लर जाकर आना है। अच्छा बेटा, तू कहता है तो आज और देखती हूँ, कल चलेंगे। हाँ जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम बिल्कुल ठीक हो। इसके बाद शंकर और शीला वहाँ से चले जाते हैं। देखा मैंने कहा था ना, अब इनको हॉस्पिटल लेकर जाओ और पैसे हम भरें। हाँ मैं समझ गया था, तभी तो मैंने मना कर दिया। अब बुढ़ापे में थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आती ही रहती हैं। और क्या तो। मैं तो कहती हूँ हम गायब हो जाते हैं, कल इनको कुछ हो गया तो हमें पैसे लगाने पड़ेंगे। हाँ सही कहती हो तुम, पर जाएं कहाँ? अरे मेरे मायके चलते हैं, मुझे तो लग रहा है इनकी तबीयत अभी और खराब होगी। हाँ चलो सारा सामान पैक कर लेते हैं। रमा अभी भी दर्द से करहा रही थी। रमा ज्यादा तकलीफ हो रही है तो डॉक्टर को बुला लेते हैं। नहीं नहीं, अभी मेरे बेटे ने बोला है ना कि कल देखते हैं। अच्छा हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि वक्त आ गया है कि अब तुम्हें पता लगेगा कि कौन कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं। क्या मतलब है? मेरा बेटा तो मेरे साथ ही है ना, अब कल को मुझे कुछ होगा तो वही मुझे लेकर जाएगा। अच्छा अभी तक भी तुम यही कह रही हो, चलो कोई बात नहीं, ये भी देख लेना। हाँ देख लूंगी। रात को जब सौरभ काम से घर आता है तो वो रमा के पास जाता है। माँ क्या हुआ? सीमा बता रही थी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ ठीक नहीं है, पर मर नहीं रही हूँ मैं। आप ऐसे क्यों कह रही है माँ? क्योंकि मैं तेरी माँ नहीं हूँ। आप कुछ भी कहिए, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ माना है, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। चल अब मुझे आराम करने दे। और सौरभ उदास होकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि रमा कभी भी उसे अपना बेटा नहीं समझती थी। अगले दिन सुबह 5 बजे का वक्त था। चलो अभी इसी वक्त निकल पड़ते हैं, घर में सब सो रहे हैं। हाँ चलो जल्दी, किसी को जवाब भी नहीं देना पड़ेगा। शीला और शंकर अपना सामान लेकर घर से निकलने लगते हैं, लेकिन मानसी उन्हें देख लेती है। भैया भाभी
आप अचानक सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम्हें क्या मतलब, हम कहीं भी जाएं? अरे हम आ जाएंगे 1-2 दिन में। लेकिन माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। भैया आप तो रुक जाइए। नहीं नहीं, मैं शीला को अकेले थोड़ी ना जाने दूंगा। इतना कहकर दोनों जल्दी से निकल जाते हैं। तो सुबह के 8 बज रहे थे और अचानक रमा काफी जोर से चिल्लाने लगती है। मुझे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। शंकर जल्दी आओ, शीला जल्दी आओ। तभी सौरभ, मानसी और सीमा वहाँ आते हैं। हे भगवान! अरे शंकर और शीला को भी बुलाओ जल्दी, मुझे तो लगता है मैं मरूंगी अब। माँ ऐसे मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं माँ जी, हम अभी आपको डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। पहले इस मानसी को मेरी नजरों से दूर कर दो, वरना मैं समय से पहले ही मर जाऊंगी। मानसी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। बेटा सौरभ, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, इसकी हालत सच में काफी खराब है। जल्दी बुलाओ, बहुत दर्द हो रहा है। तो सौरभ एम्बुलेंस को बुलाता है। कुछ ही देर में रमा को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। उसका इलाज चल रहा था। देखिए, इन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है और हमें इनकी हार्ट की सर्जरी करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, जो भी करना है। हमने अभी तो इन्हें दवाई दे दी है, आप इन्हें घर ले जाइए, लेकिन 3 से 4 दिन में सर्जरी करवानी पड़ेगी। कितना खर्चा आएगा डॉक्टर साहब? 1 लाख रुपए। ये सुनकर सौरभ हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके पास 1 लाख रुपए तो क्या 10,000 भी नहीं थे। हे भगवान, अब मैं कैसे करूँगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सौरभ सिर्फ 15,000 में नौकरी करता था। आगे देखेंगे कि वो अपनी माँ को बचाने के लिए पैसों का इंतजाम कैसे करता है, या फिर शंकर की तरह वो भी घर से गायब हो जाएगा। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि रमा की तबीयत खराब होने लगी थी। वहीं शंकर और शीला पैसे बचाने के चक्कर में चुपके से घर से चले गए थे। रमा की हालत खराब होने पर सौरभ उसे अस्पताल लेकर जाता है, तो डॉक्टर उसे हार्ट सर्जरी करवाने को कहता है और 1 लाख रुपए का खर्च बताता है। अब सौरभ परेशान था कि वो इतने पैसों का इंतजाम कैसे करेगा। अब आगे सौरभ फिर हॉस्पिटल से रमा के साथ वापस घर आ जाता है। क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला है कि माँ की हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी और वो एकदम ठीक हो जाएंगी। बेटा कितना खर्चा आएगा? 1 लाख रुपए। सब लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। इतना खर्चा? कोई बात नहीं, मेरा बेटा शंकर है ना, वो करवाएगा मेरी सर्जरी। अरे कोई नहीं है, अब शंकर और शीला सुबह ही घर छोड़कर चले गए ताकि तुम पर खर्च ना करना पड़े, समझी? क्या मेरा बेटा मुझे इस हाल में छोड़कर चला गया? यही तो मैं तुम्हें कह रहा था। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मेरा बेटा। अब क्या होगा? माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, हम कुछ कर लेंगे। तू जा यहाँ से, बोला ना, वरना तेरी शक्ल देखकर ही मर जाऊंगी मैं। ऐसे तो मत बोलो रमा, बेचारी फिक्र कर रही है तुम्हारी। नागिन है ये, कभी भी डस लेगी, इससे बचकर रहना है मुझे। मानसी दुखी होकर चली जाती है। सौरभ भी काफी परेशान था, लेकिन वो अपने माँ बाप को ये जताना नहीं चाहता था। अब कैसे करेंगे बेटा इतने पैसे? आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ देखता हूँ, आप दोनों भी आराम कीजिए। तो सौरभ और सीमा भी वहाँ से चले जाते हैं। हम 1 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे जी? मुझे भी इसी बात की चिंता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ऑफिस में बात करता हूँ, अगर कोई लोन मिलता है तो। ठीक है, जो भी करना है जल्दी से कीजिए। ठीक है, मैं ऑफिस जाकर बात करता हूँ। तो सौरभ वहाँ से ऑफिस चला जाता है। वहीं मानसी मानव को कॉल करती है और सारी बात बताती है। मानव, माँ जी की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है और वो मुझसे बहुत नाराज हैं और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 1 लाख का खर्च बताया है। देखो मानसी, मेरी तो अभी अभी नौकरी लगी है, इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं होंगे, फिर भी जितना होगा मैं करता हूँ इंतजाम। कोई बात नहीं मानव, हम सब यहाँ देख लेंगे, बस तुम जितना जल्दी हो सके आ जाओ। ठीक है, तुम सब माँ का ख्याल रखना, मैं जल्दी से जल्दी छुट्टी लेकर आता हूँ। सर, मुझे 1 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। लेकिन सौरभ, इतना लोन तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, तुम तो जानते ही हो, इतनी बड़ी तो हमारी कंपनी भी नहीं है। हाँ सर, लेकिन मेरी माँ की जिंदगी और मौत का सवाल है, आप समझने की कोशिश तो कीजिए। 1 लाख रुपए तो तुम्हें एक ही कंडीशन में मिल सकते हैं। बताइए सर, मैं सब करने को तैयार हूँ। तुम्हें अपनी नौकरी से रिटायरमेंट लेनी होगी और रिटायरमेंट में तुम्हें 1 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन सर, मेरे पास तो कमाने का कोई और जरिया ही नहीं है, अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं क्या करूँगा? देखो, मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये तुम्हारा डिसीजन है। ठीक है सर, मैं सोचकर बताता हूँ। तो सौरभ घर जाता है और सीमा को सारी बात बताता है। अगर एक बार माँ चली गई तो हमें कभी नहीं मिलेंगी, नौकरी तो मिल जाएगी। हाँ सीमा, तुम ठीक कहती हो। हम माँ के लिए इतना तो कर ही सकते हैं और आप अपनी नौकरी छोड़ दीजिए, रिटायरमेंट ले लीजिए।
हाँ सीमा, मैं भी यही करना चाहता था, लेकिन तुमसे पूछना जरूरी समझा। फिर सौरभ अपने माँ बाप के पास जाता है। पापा, 1 लाख रुपए का इंतजाम हो गया है, अब माँ का ऑपरेशन आसानी से हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। पर तूने ये सब किया कैसे? कुछ खास नहीं माँ, बस मैं अपनी नौकरी से रिटायरमेंट ले रहा हूँ और रिटायरमेंट में मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे। नहीं बेटा नहीं, नौकरी मत छोड़। नहीं पापा, मैं एक बार अपनी माँ खो चुका हूँ, अब दोबारा नहीं खोना चाहता। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया और तूने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया। कोई बात नहीं माँ, मैं आपके लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो कल हम लोग आपके ऑपरेशन के लिए चलेंगे। और सौरभ वहाँ से चला जाता है। मैंने तुमसे क्या कहा था रमा, अब समझी या नहीं? हाँ मैं समझ गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने इतने सालों तक इसे कभी अपना बेटा नहीं समझा। जो तुम्हारा असली बेटा था वो तुम्हें छोड़कर चला गया, जिसे तुम सौतेला कहती रही, आज वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है। कितनी गलत थी मैं, हे ईश्वर मुझे माफ कर देना। वहीं सौरभ ऑफिस में अपना इस्तीफा देने के लिए पहुंच जाता है। तभी वहाँ पर मानसी आ जाती है। मानसी, तुम ये क्या कर रही हो? भैया मुझे पता है आप क्या कर रहे हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। नहीं मानसी, मैं माँ के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। नहीं भैया, जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लीजिए मेरे गहने। लेकिन मानसी, ये तुम्हारी माँ की निशानी है। कोई बात नहीं भैया, वो भी तो मेरी माँ ही है। इन गहनों से अगर उनकी जिंदगी बचती है तो इससे बड़ी और अच्छी बात क्या होगी। नहीं मानसी, मैं ये नहीं ले सकता। भैया आपको मेरी कसम है, प्लीज, और आप अपनी नौकरी मत छोड़िए। तो आखिर मानसी की जिद पर सौरभ को वो गहने लेने ही पड़ते हैं। अगले ही दिन रमा का ऑपरेशन हो जाता है। 2 दिन बाद उसे छुट्टी मिल जाती है। मानव भी अब घर आ गया था। सौरभ, आज तेरी वजह से ही मेरी जान बची है। ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन मेरी वजह से नहीं। मानसी सौरभ की बात काट देती है। माँ जी, अब हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे, आपका पूरा ख्याल रखेंगे। तू तो चुप रहे मानसी। माँ जी ऐसा मत कहिए। हाँ रमा, सब भूल जाओ, अब सब ठीक है। लेकिन मैंने मानसी को माफ नहीं किया है, सिर्फ सौरभ और सीमा को अपनाया है। माँ जी ऐसा मत कहिए। नहीं, मुझे मानसी से कोई रिश्ता नहीं रखना। और मानव, तू चाहे तो इसे शहर वापस ले जा, तुम दोनों वहाँ साथ रह लो। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। और मानव और मानसी वहाँ से जाने लगते हैं। नहीं माँ, अगर मानसी ना होती तो आप भी सही ना होती और मैं भी बेरोजगार होता। क्या मतलब? मानसी ने ही अपने गहने दिए थे और मुझे नौकरी छोड़ने से मना कर दिया था। क्या? ये बात सुनकर रमा को रोना आ जाता है। मुझे माफ कर दो मानसी बेटा। और मानसी रमा के गले लगती है। अब सब लोग आपस में काफी खुश थे। वहीं शाम को शीला और शंकर घर पर वापस आप कैसी हैं माँ? आपका ऑपरेशन था, मुझे तो पता भी नहीं लगा। माँ जी सब ठीक तो है ना? दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। मैंने तो सांप पाले थे जो मैंने तुम दोनों को अपना माना, और जिनको मैंने पराया माना उन्होंने मेरी जान बचाई। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। तू अपने पैसे संभाल कर रख और इस शीला को ब्यूटी पार्लर में खड़ा कर दे। माँ जी हमें माफ कर दीजिए। कभी नहीं करूँगी, जाओ तुम दोनों यहाँ से, दफा हो जाओ इस घर से। शंकर और शीला इतने स्वार्थी थे कि वो मुसीबत में अपनी माँ को छोड़कर चले गए थे और अब वो इस घर को भी छोड़कर जा रहे थे। माँ जी रोक लीजिए ना, शीला और शंकर को माफ कर दीजिए। हाँ माँ जी, अब हमारा परिवार एकजुट होकर रहेगा। हाँ रमा, जाने दो, अपने ही तो बच्चे हैं। चलो ठीक है, माफ कर देती हूँ, लेकिन आज से सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, कोई किसी का बुरा नहीं करेगा। ठीक है माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। और रमा उन दोनों को भी माफ कर देती है। अब सब ठीक हो चुका था। सब लोग आपस में मिलजुल कर रह रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।